हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड नर्सिंग। एंड आप सब कोई कैसे हो? आई होप आप सब कोई अच्छे हो और अच्छे कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में। सो हियर माई सेल्फ शाइनी, आई एम ए रजिस्टर्ड नर्स इन एम्स भुवनेश्वर। तो आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट से टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि हमारा प्रोफेशनल लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है एज ए नर्सिंग प्रोफेशनल। ऑल्सो मेडिकल प्रोफेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में भी हमें ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारा बेसिक्स बनाएगा एंड हमें फ्यूचर में हमारा डिसीजन मेकिंग में भी ये हेल्प करता है। तो मुझे याद है कि जब हम एक स्टूडेंट नर्स थे फर्स्ट ईयर में, तो एक न्यू सेटअप में हॉस्पिटल हमारे लिए एक न्यू सेटअप था। उसमें एंट्री करते साथ हमारे दिमाग में यही आता था कि क्या हमारे लिए पॉसिबल है, क्या हमारे पॉसिबल नहीं है, कहाँ तक हम काम कर सकते हैं। हमारा बाउंड्रीज हमें नहीं पता था। ये बाउंड्री हमें पता होना चाहिए। हम पेशेंट को, हम क्लाइंट को कितना बोल सकते हैं, कितना नहीं बोल सकते हैं, प्रॉपर डिसीजन कैसे लेंगे। जैसे बहुत सारे क्रिटिकल सिचुएशंस आएंगे, हमें डिसीजन लेना पड़ेगा या डिसीजन लेने में हेल्प करना पड़ेगा। तो चलिए उसी के रिगार्डिंग पढ़ाई करें। एथिक्स क्या है? नर्सिंग एथिक्स तो आगे आएगा। व्हाट इज़ एथिक्स? एथिक्स अगर बहुत ही लेमैन लैंग्वेज में बताया जाए तो एथिक्स है व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। ये चीज़ को डिसाइड करने के लिए जो बेसिक्स या फंडामेंटल हम यूज़ करते हैं वो है एथिक्स। अब नर्सिंग एथिक्स, ये बातों से पता चल रहा है कि नर्सिंग में हम व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग इसको डिसाइड करने के लिए हमारा नर्सिंग बॉडीज़ ने कुछ एथिकल प्रिंसिपल्स को सेटअप किया है जिसको हमें फॉलो करना है ताकि हम प्रॉपर डिसीजन मेकिंग कर सकें एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट्स, फॉर द बेटर आउटकम ऑफ द पेशेंट्स हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो चलिए देखते हैं। इसमें जाने के पहले दो वर्ड्स हमें पता होना चाहिए, क्लियर कट, उसका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक है मोरल, एक है एथिक्स। ठीक है। सो व्हाट इज़ मॉरल? मॉरल मतलब ये हमारा ना पर्सनल लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग बोल सकते हो। जैसे कि आप किसी को ऑब्जर्व किया तो उसका बिहेवियर आपको सही नहीं लगा, सो यू आर क्रिएटिंग अ स्टेटमेंट इन योर माइंड कि वो बंदा सही नहीं है, उस बंदा का ये काम मुझे अच्छा नहीं लगा। तो दैट इज़ योर मॉरल। लाइक एग्जाम्पल, आई बिलीव एक्स इज़ रॉन्ग। ओके, आपने सुनीता को देख लिया कि वो एक काम अच्छे से नहीं किया, तो आपको मन ही मन वो खाया है कि नहीं, सुनीता ने ये चीज़ गलत किया। दैट इज़ मॉरल एंड एथिक्स। ठीक है। अ सिस्टमेटिक फॉर्मल स्टडी ऑफ दोज बिलीव्स टू डिटरमाइन द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है। हमारे ये जो नर्सिंग प्रैक्टिस में हमें बहुत बार बहुत सारे कन्फ्यूजन्स क्रिएट हुआ एंड जो सिनेरियो पे कन्फ्यूजन क्रिएट हुआ वो उस सिनेरियो को उठा के एक स्टडी किया गया एंड उसमें कुछ स्टैंडर्ड को सेट किया गया है जिसको हम पढ़ते हैं एंड वही है हमारा नर्सिंग एथिक्स। जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी के ऊपर बेस करके वी मस्ट डू वाई। ठीक है। सो व्हाट इज़ ऑटोनॉमी? सो व्हाट इज़ ऑटोनॉमी? ऑटोनॉमी ये बोलता है कि पेशेंट हैज़ द फुल राइट टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट। तो सोचो कि पेशेंट ने मना कर दिया, मैंने ये मेडिसिन नहीं लेना है मुझे। सो उस प्रिंसिपल को रेस्पेक्ट करते हुए हमें क्या करना चाहिए? दैट्स व्हाट एथिक्स टेल्स। चलते हैं कोर एथिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नर्सिंग। तो यहाँ पे हमें 7 कोर एथिकल प्रिंसिपल्स पढ़ने को मिलेगा। ऑटोनॉमी, बेनिफिशंस, नॉन मैलिफिशंस, जस्टिस, फिडेलिटी एंड वेरासिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। सो व्हाट इज़ ऑटोनॉमी? ये जो वर्ड ऑटोनॉमी है इससे पता चलता है कि अपनी मर्ज़ी का। सो दैट्स हाउ इट इज़ एक्चुअली कि पेशेंट को फुल राइट है कि वो अपने ट्रीटमेंट को एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। दैट व्हाट कोर एथिकल प्रिंसिपल ऑफ नर्सिंग से प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी टेल्स अस। देन प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशंस। प्रिंसिपल ऑफ बेनिफिशंस टेल्स अस कि हम सिर्फ पेशेंट का बेनिफिट मतलब ओनली गुड एंड राइट थिंग हम कर सकते हैं। दैट इज़ वी कैन ओनली प्रोवाइड बेनिफिट्स टू द पेशेंट, वी कैन नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग। सो ठीक है, गुड एंड राइट करना है। देन नॉन मैलिफिशंस। What does the principle of non maleficence tells? Doing no harm to patient. We cannot do any harm. That is, we cannot do any kind of procedures or things that will harm the patient directly or indirectly. So that's what non maleficence tells. Then comes the principle of justice. So
what does this principle tells? Care must be fairly equitable among the patients. लाइक आपके पास दो पेशेंट है, एक है VIP पेशेंट और एक है आपका एक बहुत ही गरीब पुअर फैमिली से बिलोंग करता हुआ एक पेशेंट. सो यू कैन नॉट बी बायस्ड टुवर्ड्स हिम. आपको जो भी केयर लेवल ऑफ केयर एंड क्वालिटी ऑफ केयर देना है वो दोनों के लिए इक्वल होना चाहिए. Then comes the principle of fidelity. So what does principle of fidelity tells? Keeping one's promise. We must keep our promises. Like if give the promise, you have promised the patient like after you have the lunch I will give you a comfortable position. Okay, so you must keep that promise. Okay, then comes the principle of veracity. So being completely truthful to your patient. You must be truthful to your patient. That's what veracity tells us about. Ethical principle of nursing में प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का अगर हम बात करें, कॉन्फिडेंशियलिटी, सपोज पेशेंट ने आपके साथ शेयर किया कि एक सीक्रेट सा कुछ बात, सो यू शुड नॉट शेयर दैट टॉक विथ एनीबॉडी एल्स. तभी आप शेयर कर सकते हो अगर उस बात को शेयर करने से पेशेंट कुछ बेनिफिट हो. जैसे लाइक कि उसका कुछ फैमिली इश्यूज़ चल रहा है, पेशेंट के साथ हस्बैंड के साथ डाइवोर्स चल रहा है एंड ऑल, ये सब बात हम शेयर नहीं कर सकते. वो आपको समझना पड़ेगा कि पेशेंट इमोशनल लेवल में जाके आपके साथ शेयर क्या है वो चीज़ आप शेयर नहीं कर सकते हो. बट पेशेंट सोचो कि आपने बोला है कि आई वॉज प्रेगनेंट बिफोर मैरिज एंड आई हैड अबॉर्शन एट द टाइम, सो यू कैन शेयर दैट विथ ओनली विद द फिजिशियन, क्योंकि उससे हो सकता है कि फर्दर कुछ हेल्थ इश्यूज़ में कुछ डायग्नोस्टिक या कुछ प्रोसीजर में आपको वो काम आएगा. लाइक दैट इज़ फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पेशेंट ना, वो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है. So only share with the physician and document in the file. Okay. So just a quick revision कि हमने ethical principles of nursing में क्या क्या पढ़े. So we studied about autonomy. Patient has a right to accept or reject all treatment. Then beneficence. Only we can do the right and good thing to the patient. Non-maleficence. We cannot harm the patient. Justice. We must be fairly and equitable distribution of care among the people. We cannot be biased, that is for justice. Fidelity, keeping your promise. You must keep your promise. Veracity, being completely truthful to patient. And confidentiality, maintaining confidentiality. Then comes the International Council of Nurses Code of Ethics, ICN. सो हमारा एक काउंसिल ऑफ नर्सेस है इंटरनेशनली, जिसको हम शॉर्ट में ICN बोलते हैं. उन्होंने एक स्टैंडर्ड ऑफ कोड ऑफ एथिक्स को सेट किया है. द ICN कोड स्टेट्स दैट नर्सेस हैव 4 फंडामेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. व्हाट आर दे? टू प्रोमोट हेल्थ, टू प्रिवेंट इलनेस, टू रेस्टोर हेल्थ एंड टू एलिवेट सफरिंग. हमें वो सारी चीज़ करना चाहिए जिससे हमारा पेशेंट एंड क्लाइंट का हेल्थ प्रमोशन होगा, इलनेस प्रिवेंशन होगा, हेल्थ रिस्टोरेशन होगा एंड उनका जो भी सफरिंग्स है वो डिक्रीज़ होगा. ठीक है. सो टू प्रोमोट हेल्थ, टू प्रिवेंट इलनेस, टू रिस्टोर हेल्थ एंड टू एलिवेट सफरिंग. सो दीज ऑल आर द कोड ऑफ एथिक्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस. तो जबकि हमें ये कोर एथिकल प्रिंसिपल्स के बारे में पता चल गया, तो कुछ प्रैक्टिकल क्लिनिकल डायलेमास को हम स्टडी करते हैं. ठीक है. So what is ethical dilemma? Ethical dilemma occurs when 2 or more ethical principles collide and there is no clearly correct or easy solution. For example, ऐसा कुछ सिचुएशन आ गया आपका ड्यूटी में कि आपको डिसीजन लेना पड़ा, 2 एथिक्स के बीच में अब डिसाइड करना पड़ेगा कौन सा एथिक्स को फॉलो करोगे. सो दैट इज़ creating one confusion in you. So that is ethical dilemma. Okay. So चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसको सॉल्व करते हैं. यहाँ पे मैंने एक टेबल बनाया है कि क्या क्या कॉमन डायलेमास आते हैं एंड उसमें क्या क्या कॉन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल्स होते हैं एंड नर्सिंग कॉन्टेक्स्ट में हमें क्या करना चाहिए. सो कॉमन डायलेमास हमें क्या क्या दिखता है? रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रूथ टेलिंग और रिसोर्स एलोकेशन. मेनली ये तीनों डायलेमास हमें क्लिनिकल सेटअप में अराइज होते हैं एंड उसमें कॉन्फ्लिक्टिंग प्रिंसिपल्स क्या क्या आते हैं. इन केस ऑफ रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रीटमेंट हमें ऑटोनॉमी वर्सेस बेनिफिशंस.
ऑटोनॉमी में क्या था, पेशेंट हैज़ द राइट टू रिफ्यूज़ और एक्सेप्ट एनी ट्रीटमेंट। एंड बेनिफिशंस में क्या था, हमें सिर्फ पेशेंट का भलाई करना है। तो ऐसे स्टेट में जब रिफ्यूज़ल ऑफ ट्रीटमेंट हो रहा है तभी हमारा पास एक कन्फ्लिक्ट आ रहा है, एथिक्स का डायलेमा आ रहा है कि हमें ऑटोनॉमी करना है या बेनिफिशंस पे जाना है। तो एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो पेशेंट रिफ्यूज़ेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन ड्यू टू रिलीजियस बेनिफिट। एक पेशेंट का हीमोग्लोबिन आया 6.5, तो हमें उसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना ही है क्योंकि एनीमिक है पेशेंट। तो अगर हम बीटी नहीं करेंगे तो मे बी बाद में रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस एंड बहुत कुछ में वो पेशेंट लैंड अप कर जाएगा। सो हमें बीटी करना है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है, बट पेशेंट इज़ रिफ्यूजिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन। क्यों? उनका रिलीजियस बिलीफ में शायद ऐसा कुछ है जिसमें वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो इस कंटेक्स्ट में हमें क्या करना है, ऑटोनॉमी, पेशेंट कैन रिफ्यूज़ द ट्रीटमेंट, या बेनिफिशंस, पेशेंट्स का हमें भलाई करना है, कौन सा डिसीजन लेना है। सो दैट इज़ अ dilemma for us. Then coming the truth telling, वो भी एक डायलेमा क्रिएट करता है। देखिए किसमें, वेरासिटी वर्सेस नॉन मैलिफिशंस। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। पेशेंट फैमिली रिक्वेस्ट टू हाइड टर्मिनल इलनेस फ्रॉम पेशेंट। पेशेंट के फैमिली मेम्बर ने मना कर रहा है कि पेशेंट को ये छुपा दो कि उनको एंड स्टेज कैंसर है। ठीक है, सो एट दैट टाइम ऑल्सो वी आर इन डायलेमा। एंड देन और एक सिचुएशन अराइव होती है कि हमारे पास एक VIP पेशेंट आता है और एक नॉर्मल सी जनरल पॉपुलेशन से एक पेशेंट आता है जो कि बहुत गरीब है। तो हमारे पास बेड अवेलेबल नहीं है, सफिशेंट बेड अवेलेबल नहीं है। तो किन को हमें क्रिटिकल केयर देना है? ओके, या इसमें और एक एग्जांपल हम ढूंढ सकते हैं कि एक पेशेंट आया है मैसिव ट्रॉमा के साथ जिसको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो चुका है एंड पेशेंट को हम मॉरिबंड कैटेगरी में डाल सकते हैं, लाइक जिसमें मॉरिबंड कैटेगरी मतलब जो कि नियर फ्यूचर में मरने वाले हैं, कुछ ही घंटे में पेशेंट का डेथ होगा चाहे हम कुछ भी कर लें। एंड और एक पेशेंट आता है जिसको फ्रैक्चर है। सो अब किसको ICU बेड दे सकते हैं? अगर फ्रैक्चर में भी मैसिव मल्टीपल ट्रॉमास है तो किसको बेड दे सकते हैं? तो वो भी एक डायलेमा है। तो क्लिनिकल प्रॉब्लम्स को अगर हम देखें तो फर्स्ट क्लिनिकल प्रॉब्लम देखते हैं। अ 78-year-old alert and oriented patient with advanced heart failure states they no longer wish to undergo invasive procedure and want to sign a DNR. DNR क्या है? Do not resuscitate. The patient's adult children are fiercely opposed and demand that the medical team do everything to keep their parent alive. ये प्रॉब्लम में क्या हो रहा है कि एक बूढ़े आदमी आए हैं जो कि 78-year-old है और जो कि बिल्कुल अपने होश और आवाज़ में है कि मुझे कोई भी इन्वेस्टिव प्रोसीजर नहीं चाहिए, तो मैं डू नॉट रिससिटेट एक ऑर्डर को साइन करना चाहती हूँ। लेकिन पेशेंट का पार्टी जो है, अटेंडर लोग, वो बोल रहे कि नहीं, आप सब कुछ करो मेरे पापा को बचाने के लिए, आप उनका बात मत मानो, तो हमें क्या करना चाहिए? तो फर्स्टली हमें ये देखना है कि जो पेशेंट हमारा है, क्लाइंट जो है, वो अलर्ट है, कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है कि नहीं। इफ़ ही इज़ फाइन विथ ऑल दिस 3 थिंग्स तो वो एक एडल्ट है, वो अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। और प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी के बेसिस में हमें क्या पता है, पेशेंट कैन एक्सेप्ट और रिजेक्ट ऑल ट्रीटमेंट। सो यहाँ पे पेशेंट हमारा फर्स्ट क्लाइंट है, पेशेंट को हमें केयर करना है, ट्रीट करना है। इफ़ द पेशेंट इज़ नॉट विलिंग, इफ़ द पेशेंट इज़ वांटिंग वन DNR, सो वी विल गो विथ DNR इरेस्पेक्टिव ऑफ कि उसका फैमिली मेम्बर्स क्या चाहते हैं। नहीं, हमें फैमिली मेम्बर्स को काउंसिल करना है कि देखो हम ये नहीं कर सकते उनके साथ। रादर देन हम ये कर सकते हैं कि उनका पेन मैनेजमेंट एंड स्टेट ऑफ माइंड को काम करने के लिए जो जो करना चाहिए, जैसे इस पैलेटिव केयर अगर कुछ है, अगर पेशेंट एंड स्टेज में पहुंच चुके कोई बीमारी का, तो हम पैलेटिव केयर दे सकते हैं रादर। द सेकेंड क्वेश्चन कम्स कि an 18-year-old patient is brought to the emergency department following a severe motor vehicle accident. The patient has lost a massive amount of blood, is hypotensive and requires an immediate blood transfusion to survive. The patient is fully conscious and alert. When the nurse approaches with the blood product, the patient refuses, stating,
I am Jehovah's Witness. Our faith strictly forbids receiving blood transfusion. I know I might die, but I cannot accept it. Okay. So the emergency physician wants to administer the blood anyway, arguing that saving a young life overrides religious preferences. तो देखो यहाँ पे पेशेंट ने क्या बोला है. पेशेंट बोल रहा है कि मैं एक जेहोवा का विटनेस हूँ. हमारा जो भरोसा है कि हम ब्लड रिसीव नहीं कर सकते. मुझे पता है कि मैं मर सकती हूँ, लेकिन मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती. और हमारा फिजिशियन क्या बोल रहे हैं. फिजिशियन बोल रहे कि मुझे ब्लड एडमिनिस्टर करना है एनीवे. ये रिलीजियस प्रेफरेंस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक नौजवान का ज़िंदगी को बचाना. तो हमें क्या करना चाहिए. देखो पेशेंट क्या है ना, वो फुल्ली कॉन्शियस एंड ओरिएंटेड है. ठीक है, तो वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं एंड उनके पास प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी है. ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ देखो, ये वाला चीज़ हमें हेल्प करेगा. ऑटोनॉमी से भी ज़्यादा ये ऑटोनॉमी एंड बेनिफिशंस में आ जाएगा. पेशेंट का ऑटोनॉमी है एंड बेनिफिशंस, ब्लड देने से उसको उसका ही भलाई है. लेकिन फिर से पेशेंट एडल्ट है, कॉन्शियस है, ओरिएंटेड है, तो हमें उनका जो भी डिसीजन है उसको रेस्पेक्ट करना है. पेशेंट को दोबारा एक्सप्लेन करना है कि ब्लड नहीं देने से आपको क्या क्या इश्यूज़ हो सकते हैं, आपका जान जा सकते हैं. इफ़ आफ्टर टेलिंग दैट मच ऑल्सो पेशेंट इज़ रिफ्यूजिंग कि नहीं मुझे सब समझ में आ रहा है, मुझे नहीं करना है, तो उनसे एक डिक्लेरेशन लिखवाना है कि हाँ मैं समझ पा रही हूँ, मेरा क्या क्या हो सकता है, इन्होंने मुझे एक्सप्लेन करवाया है, एंड उनसे साइन लेना है सो दैट कि आप फ्यूचर में कोई लीगल इश्यूज़ में फंस ना जाओ. ओके, सो टू सेफगार्डिंग योर सेल्फ यू मस्ट साइन वन डिक्लेरेशन बाय द पेशेंट एंड वी विल गो विथ नॉट transfusing the blood to the patient. Then comes the third question. During a severe winter flu and respiratory virus outbreak, a hospital's pain bed intensive care unit is completely full. Okay, 2 patients in the emergency department suddenly deteriorate and require the single remaining ICU bed and mechanical ventilator. Patient A, 35-year-old mother of 3 who has severe viral pneumonia but was previously completely healthy, and patient B, 72-year-old man with end-stage severe chronic obstructive pulmonary disease and a heart failure who has a very poor long-term prognosis. तो यह इस सेटअप में दिखा रहा है कि 2 पेशेंट आए हैं जो कि रेस्पिरेटरी वायरस का आउटब्रेक था. सपोज सोचो कि कोरोना वायरस का आउटब्रेक हुआ था एंड हॉस्पिटल में एक 10 बेडेड ICU केयर यूनिट है जिसमें सिर्फ एक ही बेड वेकेंट है एंड हमारे पास 2 पेशेंट आते हैं. पेशेंट ए है एक 35 साल की औरत जो कि 3 बच्चे की माँ है, बट उसका सीवियर वायरल निमोनिया है, बट प्रीवियसली वो बिल्कुल हेल्दी था. एंड पेशेंट बी आते हैं जो कि 72 ईयर ओल्ड एक बूढ़े इंसान है एंड जो कि COPD से प्रीवियसली था एंड हार्ट फेलियर हु हैज़ अ वेरी पुअर लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस. मतलब पहले से उनको हार्ट फेलियर वगैरह है एंड अभी उनका एंड स्टेज COPD है. तो हमें किसको प्रायोरिटी देना है, पेशेंट ए या पेशेंट बी. तो इन केस देखो पेशेंट बी जो है ये इसका प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं है. ठीक है, वो लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस यहाँ पे मेंशन कर ही दिया है. हम इसको प्रायोरिटी नहीं दे सकते क्योंकि एक 35 ईयर की ओल्ड मदर जिसका 3 बच्चा है, ऑब्वियसली उसके आगे फ्यूचर देखो. ठीक है ना. एंड 72 ईयर्स जो ओल्ड मैन है वो ऐसे भी ओल्ड एज जा चुका है एंड विथ पुअर प्रोग्नोसिस ऑल्सो. सो ये कैसे भी होके इनका प्रोग्नोसिस बैड है, ये लैंड अप भी बैड करेगा, मतलब इनका डेथ हो सकता है. बट अगर हम 35 ईयर ओल्ड मदर को केयर कर सकते हैं तो मे बी वो बच जाएगी एंड दैट इज़ अ प्रीशियस वन. तो हमें प्रायोरिटी 35 ईयर ओल्ड मदर को देनी चाहिए. सो यही था. आई होप मैं आप लोगों को समझा पाई हूँ. अगर नहीं समझ में आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करो एंड बताओ क्या इम्प्रूव करना चाहिए, बिकॉज मैं आप लोग के साथ सीखना चाहती हूँ. ऐसा नहीं है कि हर एक इंसान परफेक्ट होते हैं, बट आई ऑल्सो इम्प्रूव एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू इम्प्रूव यू पीपल सो दैट वी बोथ कैन लर्न टुगेदर एंड इम्प्रूव आवरसेल्व्स. सो एक क्विक रिविजन कर लेते हैं बस. नर्सिंग एथिक्स के बारे में हमने जाना, नर्सिंग एथिक्स क्या है. ठीक है, मॉरल्स क्या होता है, एथिक्स क्या होता है,
मोरल जो है वो पर्सनल लेवल में होता है, एथिक्स जो है प्रोफेशनल लेवल पे हमें क्या सही और गलत करना चाहिए उसका एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं. देन कम्स द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑटोनॉमी, बेनिफिशंस, नॉन मैलिफिशंस, जस्टिस, फिडेलिटी, वेरासिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी. ऑटोनॉमी राइट और रॉन्ग जो ऑटोनॉमी जो भी है वो रिजिडली एक्सेप्ट कर सकते हैं सारे ट्रीटमेंट को. बेनिफिशंस हमें सिर्फ अच्छा ही करना है. नॉन मैलिफिशंस डूइंग नो हार्म टू द पेशेंट. जस्टिस no biasness should be there, equal care to be given to every patients. Fidelity, keeping one's promise. Veracity, always be truthful to your patient. Confidentiality, आपको पता चल जाए, be confidential. इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेस कोड ऑफ एथिक्स क्या है? ये चारों है. प्रोमोट हेल्थ, प्रिवेंट इलनेस, रिस्टोर हेल्थ, एलिवेट सफरिंग. एंड देन एथिकल डायलेमास जो है कॉमन, रिफ्यूजल ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रूथ टेलिंग एंड रिसोर्स एलोकेशन. That is also autonomy versus beneficence, veracity versus non-maleficence, and justice versus beneficence. Okay. So and then हम 3 clinical problems को भी study किया. So that's it. Thank you for watching. Bye bye.